दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हरियाणा लाइनमैन का पेपर हो चुका है 14 नवंबर 2021 को, और इसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं की आंसर की लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पूरा पेपर आपको सोल्व करवाएंगे। टेक्निकल ट्रेड थ्योरी के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और सभी के आंसर आपको बताने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो मिलान कर लीजिए, इनका उत्तर क्या आना चाहिए था, आप क्या करके आए हो। टेक्निकल के इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हो रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ओवरऑल आपका पेपर कैसा रहा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि पेपर नहीं देकर आए तो भी देख लीजिए कि हरियाणा में किस तरह के क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चनों से। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। 16वां सबसे पहले कि बैटरी के ओवरचार्ज, डिस्चार्ज या अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट और तापमान के कारण लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोडों को मुड़ जाने को क्या कहते हैं। दोस्तों दो ही लाइन पढ़नी थी, ओवरचार्ज और डिस्चार्ज, और देखो मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन आपको करवाया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। ओवरचार्जिंग और हेवी डिस्चार्जिंग के कारण प्लेटें मुड़ जाती है लेड एसिड सेल में। इस दोष का नाम बकलिंग दोष है। हमें ए ऑप्शन के साथ जाना है दोस्तों। मैं आपको बाकी सभी भी करा देता हूँ। देखो, सल्फेशन होता है लंबे समय तक सेल को डिस्चार्ज रखना, जिससे उसकी प्लेटें सूख जाती है, लेड सल्फेट उसका कड़ा हो जाता है। लोकल एक्शन, स्थानीय क्रिया, ये प्राइमरी सेलों में उत्पन्न होने वाला दोष है, और ये होता है जस्ते पर बुलबुले की परत जम जाना, जिससे अचालक परत आती है। सेडिमेंटेशन को हिंदी में तलछट बोलते हैं, और ये जो दोष उत्पन्न होता है दोस्तों, ये होता है जल की अशुद्धियों के कारण। ठीक है, समय समय पर आशुद्ध जल का उपयोग करते हैं तो सेडिमेंटेशन दोष जल्दी से नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। खैर यहाँ पर सी उत्तर सही रहेगा, और ये जिसका पेपर है उसका बिल्कुल सही उत्तर हुआ है। आगे दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं है। जब आप इंग्लिश की तरफ देखेंगे ना तो पता लग जाएगा। एफिशिएंसी पूछी है इसने। ठीक है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पूछी है। चलो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो उनको इंग्लिश भी दिखा देते हैं ना। ये इस क्वेश्चन की इंग्लिश आप देख सकते हैं, बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड था। देखो इंग्लिश में देखो एफिशिएंसी है, और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी कितनी होती है, अबव 90%, 90 से ऊपर है ना। डी ऑप्शन है हमारे सामने, कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो, 18वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है और आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो मैं बताता हूँ। सवाल करें कि दो बैटरी है, प्रत्येक की जब खुला परिपथ था तो वोल्टेज 2 वोल्ट थी, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम था, समांतर में जुड़ी हुई है, 2 ओम के लोड प्रतिरोध को सप्लाई कर रही है। करंट की गणना करो। बना दो भाई डायग्राम। एक सेल ऐसे जुड़ा हुआ है, दूसरा ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये दोनों इस लोड प्रतिरोध को सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ से करंट पूछा है। देखो दोनों की वोल्टेज 2-2 वोल्ट थी, तो इस लोड प्रतिरोध को भी कितने वोल्ट मिलेंगे, 2 वोल्ट। कोई समस्या है क्या, ना गुरुजी, ठीक है। देखो इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, दोनों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा, 1 ओम। समांतर में आंतरिक प्रतिरोध घटता है, लेकिन ये लोड भी तो 2 ओम का था ना, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम। टोटल वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट। तो आई ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, V/R, यानी 2/3 करना है। 2/3 का मतलब होता है 0.66। अपना आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, डी आएगा 0.66। बताओ बात समझ में आई क्या। आंतरिक प्रतिरोध घटकर 1 ओम हो गया, लोड प्रतिरोध के साथ वो हमेशा जुड़ता ही है, वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखो, छत पंखे में लगे कैपेसिटर का क्या उद्देश्य है। छत पंखे में कैपेसिटर फेज स्प्लिट करने के लिए लगता है, ठीक है ना।
एक फेज़ को दो फेज़ों में बांटने के लिए लगता है। चुंबकीय फेज अंतर पैदा करता है वो 90 डिग्री का जो फेज डिस्प्लेसमेंट आता है ना, वो कैपेसिटर की वजह से ही आता है। अगला दोस्तों कैपेसिटर क्यू सी वी इनमें संबंध पूछा। 3 फॉर्मूले होते हैं, क्यू बराबर सी वी, सी बराबर क्यू अपॉन वी, वी बराबर क्यू अपॉन सी। ठीक है, तो जो आपके सामने है कर दीजिए। कौन सा बन रहा है? ए, है ना। बहुत इजी है, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। और ये देखो भाई, अर्थिंग पाइप के लिए साइज़ कितना होना चाहिए जब वो जीआई का बना हो? बहुत ही अच्छा है, 38 mm का डाया होता है। कॉपर का अगर हो तो 100 mm का होता है, और मैंने करवाया भी था दोस्तों। मैंने अर्थिंग की क्लास करवाई थी यूट्यूब पर। उसमें स्टैंडर्ड डाटा ऑफ अर्थिंग ऐसे एक क्लास दी थी, आप देखना, उसमें सेम ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया था। और क्या चाहिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो। आगे देखो क्या पूछा। 2 तार हैं प्रतिरोधी, समांतर में जोड़ दी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम मान से भी न्यूनतम होता है समांतर में। ठीक है, बहुत आसान हुआ कि नहीं? न्यूनतम प्रतिरोध मान से भी कम होता है। आगे देखो, तार की लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों दोगुने कर दिए तो प्रतिरोध मान फिर अप्रभावित रहेगा। क्यों? सुनो ध्यान से। लंबाई के समानुपाती है, लंबाई दोगुनी कर दी तो प्रतिरोध दोगुना। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया के तो व्युत्क्रमानुपाती है। क्रॉस सेक्शन एरिया दोगुना करने का मतलब हो गया प्रतिरोध 1/2। लंबाई दोगुना करने से दोगुना हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया दोगुना करने से आधा हो गया, यानी घूम फिर के वहीं पहुंच गया। ए आएगा कि नहीं? अपरिवर्तित। अगला सवाल है, स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने के लिए कॉन्स्टेंट तार का उपयोग क्यों करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कुलदीप आपका गलत हो गया भैया ना, भेजने वाला हमारा कुलदीप है, सभी लगभग सही करके आए, एक गलत हो रहा है अभी तक दोस्तों। इसमें डी आएगा, नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कॉन्स्टेंटन में ना तो एनटीसी होता है ना ही पीटीसी होता है। मतलब ताप बदलने से इनका प्रतिरोध अप्रभावित रहता है, कभी नहीं बदलता है। डी उत्तर करेंगे भाई। अगला सवाल था, जब एक मोटर कार को चालू किया जाता है तो उसकी रोशनी थोड़ी सी डिम हो जाती है, कारण क्या है? देखो, इसमें वैसे तो उत्तर 3 ऑप्शन सही है, बी, सी और डी तीनों ही सही है। क्योंकि स्टार्टिंग में हाई करंट लेता है, हाई करंट लेने से पोटेंशियल डिफरेंस में गिरावट आती है, यानी ईएमएफ कम होता है। बात तो एक ही है तीनों के लिए, लेकिन फिर अब ऐसा ऑप्शन आए ना तो सी ऑप्शन फिर ज़्यादा सही रहेगा। स्टार्टिंग में अधिक करंट लेना, ज़्यादा करंट ली, पोटेंशियल में गिरावट ज़्यादा आई, ईएमएफ कम हो गया, है कि नहीं? बात तो तीनों ही एक ही बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको सी उत्तर वो सही मानेंगे ऑफिशियल आंसर की में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, किरचॉफ नियम के अनुसार एक बंद लूप में करंट, प्रतिरोध और ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है? 0, है ना। सिग्मा वी बराबर सिग्मा आई आर होता है, और सिग्मा वी टोटल करते हैं तो हमेशा कितना आता है? 0। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, पूछा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 11 किलोवोल्ट वाला। उसके बाद जो होता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे 415 वोल्ट है ना, तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। 33 केवी सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, और 220 केवी, 400 केवी ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है। डी उत्तर इसमें बिल्कुल सही रहेगा, 11 किलोवोल्ट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन में आप क्या मिलाओ ताकि होल अधिक रहे? दोस्तों, होल की मात्रा जिसमें रहती है उसको पी टाइप पदार्थ बोलते हैं। पी टाइप पदार्थ के लिए 3 संयुजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं। 3 संयुजकता वाली अशुद्धि होती है इंडियम, गैलियम और बोरोन। कौन कौन सी? इंडियम, गैलियम, बोरोन। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। एन टाइप के लिए 5 संयुजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं, और उसमें
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये उसके उत्तर हो जाते हैं। ठीक है, और ये बीच में इसने 2-3 कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल दिए, कंप्यूटर वाले अलग से कराऊंगा कभी। 31वां क्वेश्चन देखो, 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के व्यवहार में होने वाली इंसुलेटिंग सामग्री में सबसे ज़्यादा कौन सी विशेषता होनी चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं ना, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, जैसे यूजेटी, एससीआर, थायरिस्टर, कुछ भी हो, ये टेम्परेचर के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, ज़्यादा ताप को सहन नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो ये नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब इनमें थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आर्क रेजिस्टेंस, देखो स्पार्किंग तो होती नहीं है ना, डायोड में कोई मेक ब्रेक थोड़ी होता है। हाई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, चलो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो मान लेते हैं, लेकिन मैकेनिकल तो, यांत्रिक खिंचाव, डायोड में कहाँ यांत्रिक खिंचाव आता है। मेरे हिसाब से इसका बी उत्तर है, आपको बी ऑप्शन के साथ जाना था, थर्मल स्टेबिलिटी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोमेट्रिक रिले का उपयोग कहाँ करते हैं। द्विधात्विक रिले होती है ना, वो ओवरलोड से बचाव करती है। अब देखो ध्यान से, इसने रिले लिख दिया, द्विधात्विक जो थर्मोस्टेट होता है ना, उसमें भी बायोमेट्रिक स्ट्रिप ही होती है जो ताप कंट्रोल करने के लिए होती है। तो या तो ए और डी ऑप्शन होता तब करते, ऐसा ऑप्शन दिया नहीं, दूसरा रिले के बारे में नाम दे दिया, तो ए ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। केवल ओवरलोड से रक्षा करता है, देखो अंडरलोड से रक्षा क्यों नहीं करेगा मैं बताऊं आपको। द्विधात्विक पत्ती का एक ही सिद्धांत होता है कि वो जब गर्म होगी तो गर्म होकर वो पत्ती मुड़ जाएगी और हटेगी, ऐसे है यूँ लगी हुई, तो ये यहाँ से हट जाएगी, मुड़ जाएगी। भाई अंडरलोड में धारा तो कम चलेगी ना, कम धारा पर बताओ पत्ती क्यों गर्म होगी, जब गर्म नहीं होगी तो हटेगी नहीं, तो अंडरलोड में काय का प्रोटेक्शन है। ए ऑप्शन सही रहेगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन आएगा इसका, ठीक है ना, ओवरलोड से बचाव करता है, बस और कुछ नहीं। डीसी जनरेटर की बॉडी पूछी है, योक, तो कास्ट आयरन की बनी होती है। अगर बड़े लेवल में होता तो कास्ट स्टील भी कर देते हैं अपने, लेकिन कास्ट स्टील का तो आप देख रहे हो ऑप्शन नहीं है, तो फिर ए ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, कास्ट आयरन रहेगा। आगे देखो, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक, तो अर्धचालकों में प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है और चालकता इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है। हालांकि टेक्निकल दोस्तों बहुत सिंपल आया ओवरऑल, और ऐसा टेक्निकल अगर आता है तो ठीक ही है, बस क्वेश्चन ऐसे 100 डाल देते ताकि बच्चों का सही हो जाता, काफ़ी अच्छा पेपर जाता। अगला देखो, छत पंखे में कौन सी मोटर काम में लेंगे, तो परमानेंट कैपेसिटर होती है, नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैपेसिटर स्थायी रूप से लगा रहता है। और अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा एक पैसिव कंपोनेंट है। देखो पैसिव बोलते हैं निष्क्रिय को, ठीक है, तो निष्क्रिय वो होते हैं जो ओम और किरचॉफ के नियमों का पालन करते हैं, और ओम ये कहता है कि V समानुपाती I होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से किसी में भी V समानुपाती I नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो डायोड और ट्रांजिस्टर जो है वो तो एक्टिव कंपोनेंट की श्रेणी में आएंगे, और इंसुलेटर को हिंदी में अचालक बोलते हैं, अचालकों में भी ओम का नियम लागू नहीं होता। पैसिव घटक वो है जैसे हमारा रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इसलिए इसका उत्तर अपना ई रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा। कुछ बच्चे इंसुलेटर को सही मान रहे थे, लेकिन इंसुलेटर कैसे आएगा बताइए, क्योंकि एक्टिव का मतलब होता है, पैसिव का मतलब होता है जिनमें ओम और किरचॉफ के नियमों का पालन होता हो। अब अचालकों में ओम का नियम कहाँ लागू होता है, ओम का नियम तो ये कहता है कि V समानुपाती I है, वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, माइका में आपने 100 वोल्ट दिया तो धारा कितनी थी, 0। अगर आप इसको 150 वोल्ट कर दोगे तब भी करंट कितनी है, 0। तो V और I समानुपाती कहाँ हुए, ई उत्तर आएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर में कम्यूटेटर होता है, तो कम्यूटेटर जिस मोटर में होता है उसका नाम रिपल्शन मोटर है, हिंदी में इसको प्रतिकर्षण बोलते हैं, है ना। वाटर पंप के लिए मोटर है, इसमें जब कैपेसिटर मोटर होती है, शेडेड पोल मोटर में भी नहीं है, और स्टेपर मोटर में भी नहीं होता है। स्टेपर मोटर तो वैसे ही देखो कम्यूटेटर ब्रूसलेस मोटर है। अगला क्वेश्चन है
डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कितनी होती है? तो आर्मेचर चालकों की संख्या के बराबर होती है। यानी जितने चालक है उतने ही सेगमेंट होते हैं ना। तो बस दोस्तों यही आए थे 20 से 25 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको करवा दिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि टेक्निकल काफ़ी आसान था। नॉन टेक कैसा था वो आप कमेंट करके मुझे बताना, और इनमें से आपका कितना सही हो रहा है, ओवरऑल आपका पेपर कैसा हो रहा है ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना दोस्तों।